नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 बिहार स्पेशल की कक्षा में आज आपका स्वागत है। आज हम 20 दिनों की रणनीति के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आज हम यहाँ पे संभववाद, नियतिवाद, नवनियतिवाद के बारे में जानेंगे कि ये कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं। और यहाँ से जो है पीआरटी में प्रश्न बार बार आ रहे हैं और साथ में पीआरटी अभ्यर्थियों को सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना इन प्रश्नों पे करना पड़ रहा है। आज हम इन कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे ताकि अगली बार कोई भी प्रश्न आए तो आप वहाँ से आराम से 2 नंबर जो है सही कर सकें। और यहाँ पे आपसे प्रश्न जो पूछे गए, मत्स्य कृषि से पूछा गया, टिहरी बांध से पूछा गया, पर्यावरण प्रदूषण से पूछा गया कि इनका जो है इन जो है विचारधाराओं से क्या संबंध है। ठीक है, तो ये पहली चीज़ तो आप जानिए कि ये भूगोल के कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, और 12th एनसीईआरटी भूगोल में इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया गया है, उदाहरण नहीं दिया गया है, थोड़ा सा जानकारी दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे उससे पहले हम बता दें, जो लोग नए अभ्यर्थी हैं जो चैनल से जुड़े हैं, तो आप लोगों के लिए थोड़ा होल्ड कीजिए। ठीक है, थोड़ी देर बाद हम 5 मिनट के बाद हम आपको पूरा स्ट्रेटजी बता देंगे कि 20 दिन के लिए आपको कैसे मैनेज करना। और साथ में जो पहले से जो अभ्यर्थी जुड़े हैं वो भी ध्यान दें कि 20 दिन के लिए आपको कैसे मैनेज करना है। अगर आज आपने वीडियो नहीं देखा तो फिर बार बार परेशान होते रहेंगे आप। ठीक है, तो पहला चीज़ सभी लोग ध्यान दीजिए, हमने 2000 PIQs की प्लेलिस्ट बनाई है पीआरटी के लिए, ऑल सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और इसमें हमने पीजीटी तक के क्वेश्चंस रखे हैं। पीआरटी से पीजीटी तक के क्वेश्चंस रखे हैं। और आप कहेंगे सर आपने पीजीटी के क्वेश्चंस क्यों रखे हैं, तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीआरटी 15 मार्च को जो भूगोल का पेपर आया था, फेल्सन मीर, ठीक है, लैंडस्केप विचारधारा, ये सब जितने भी प्रश्न आए थे भूगोल में, लगभग 10 प्रश्न के आसपास हूबहू पीजीटी भूगोल का जो टीआरई 2 का पेपर था वहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया गया था। हमने पूरा पीजीटी का पेपर भी आपको सॉल्व कराया है। ठीक है, जो अभ्यर्थी ने भी इन वीडियोस को देखा है वो कमेंट जरूर करें। और साथ में एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखा करें। अगर आप हमको सहयोग वास्तव में देना चाहते हैं, 2-4 अगर एड्स आते हैं, ठीक है, हमारे बस में नहीं है एड्स, ठीक है ना, हम उनको अपनी तरफ से प्रमोट कर रहे हैं, वो यूट्यूब का है। ठीक है, यूट्यूब की मोनोपोली है, तो अगर हम कोई वीडियो डालते हैं तो जाहिर सी बात है कि यूट्यूब अपना प्रमोशन करने के लिए ऐड डालेगा ही। ठीक है, तो अगर आप हमको वास्तव में जो है सहयोग करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप हमसे लाभान्वित हो रहे हैं और आगे भी लाभान्वित होना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ जो है एक रिक्वेस्ट है कि आप एड्स को थोड़ा बहुत बर्दाश्त करके देख लिया करिए। कुछ ही सेकंड्स के ऐड होते हैं, और वीडियो को पूरा देखा करिए, इसी से आप हमें सहयोग कर सकते हैं। साथ में एक कमेंट, अप्रिसिएशन के लिए कमेंट कर दिया करिए। इतनी भीषण गर्मी में और इतनी विषम परिस्थितियों में हम जिस तरीके से पेपर बनाते हैं, जैसे अभी हम आपका ये बना रहे हैं, तो बगैर कोई पंखा चलाए हुए, बगैर कुछ भी, ताकि आपको कोई आवाज़ में डिस्टर्बेंस ना हो, आपको हमारी पूरी आवाज़ आप तक पहुँचे, आप पूरी चीज़ को समझ पाएँ। तो इस चीज़ को आप सीरियसली लीजिए और यूट्यूब पे वीडियोज़ पे कमेंट जरूर करिए। ठीक है, इससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है। और हम यहाँ पे बात कर रहे थे पीआरटी PIQ प्लेलिस्ट की। ठीक है, तो ये इसमें आपके सभी सब्जेक्ट्स हैं, मॉडर्न हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, पॉलिटी है। ठीक है, उसके बाद फिर जो आपके बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैथ और रीजनिंग है, तो वो आपका जो दूसरे प्लेलिस्ट में, किस प्लेलिस्ट में हम उसकी बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे समझिए कि जो 2000 PIQs की प्लेलिस्ट है उसमें आपके पीआरटी के क्वेश्चन हैं, 6 से 8 के क्वेश्चन हैं जो महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, टीजीटी के क्वेश्चन हैं और पीजीटी के क्वेश्चन हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं, अब जैसे पीजीटी पॉलिटिकल साइंस है, तो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में लगभग जो टीआरई 1 टीआरई 2 में पूछे गए लगभग 40 प्रश्न हैं जो आपके काम के हैं, जो आपके संविधान से पूछे गए, तो वो भी हम आपको करा देंगे। ठीक है, और आप दूसरा चीज़ जानिए कि जिनका मैथ कमज़ोर है, रीजनिंग कमज़ोर है, या फिर जिनका मैथ रीजनिंग ठीक भी है, वो भी ध्यान दें। ठीक है, पीआरटी का हमने जो है मैथ्स का और रीजनिंग का एक प्लेलिस्ट बनाया है, नया प्लेलिस्ट बनाया है, मैथ्स और रीजनिंग का प्लेलिस्ट बनाया है। इसमें हमने 200 PIQs रखे हैं। ठीक है, अच्छा, हमारी सबसे खास बात क्या है, हमने जो अभी 2000 PIQs की बात की, अभी इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने सारे क्वेश्चंस आपके बीपीएससी टीआरई में पूछे गए हैं। खास बात है, तो जो 200 PIQs से ऊपर हो चुके हैं पीआरटी मैथ और रीजनिंग में, हमने पीआरटी का जो है सारा क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, इसके अलावा जीएस पार्ट सेकंड में जो 6 से 12 का जीएस पार्ट सेकंड होता है 40 नंबर का, वहाँ 8-8 क्वेश्चन का सेट आता है, वहाँ हमने सारे PIQs मैथ के करा दिए हैं। ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए बता दें PIQs महत्वपूर्ण क्यों होते हैं मैथ और रीजनिंग में भी। यहाँ से भी प्रश्न रिपीट हुए हैं, जो आपको प्रश्न आया था कि 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 को बिना रिपीट किए हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं, तो उसका आंसर ई था, और संख्याएं 96 बन सकती हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका टीआरई 1 से रिपीट था। दूसरा चीज़, आपने एक सिंपल
एसआई का प्रश्न देखा था कि जो है कोई धनराशि जो है 40% बढ़ जाती है, 100 से 140 हो जाती है, ठीक है, उसका रेट दिया गया था 5%, तो उसका टाइम पूछा था कि कितने समय में जो है इतना हुई होगी, ठीक है। तो आपका आंसर था 8 वर्ष। और ये प्रश्न आपका जीएस पार्ट सेकंड में हमने करवा रखा ऑलरेडी, ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो जीएस पार्ट सेकंड के जो पीआईक्यूज है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग मैथ और रीजनिंग में जितने भी हमने क्वेश्चंस कराए हैं आप उनको सीरियसली देखिए, ठीक है। और जैसा हमने आपको बताया 2-4 एड्स आए, ठीक है, एक वीडियो पे इतने तो नहीं आते हैं, अगर 1-2 एड्स हैं तो थोड़ा उनको बर्दाश्त कर लिया करिए और आगे वीडियो को पूरा देखा करिए, इससे ही आप हमें सहयोग कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में कमेंट जरूर करें जिससे हमें एक अप्रिसिएशन भी फील हो आपकी तरफ से, ठीक है, और एक कनेक्टिविटी भी फील हो कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए जो है आपको भी उस चीज़ की मतलब ज़रूरत है। और साथ में जो सबसे बड़ी बात है कि आपको अगर, ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉपर क्लासेस की ज़रूरत है तो आप यहाँ पे यूट्यूब पे कमेंट किया करिए, ठीक है, यूट्यूब पे कमेंट कर दिया करिए और वहाँ से हम आपको जो है आसानी से उस चीज़ पे कंसीडर कर सकते हैं। आते हैं आगे बढ़ते हैं, संभववाद पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सभी लोग, और हम अभी जो आपको 20 दिन में क्या क्या करना है हम उसको आगे भी चर्चा करेंगे, ठीक है। हमने प्लेलिस्ट जो महत्वपूर्ण थी आपको बता दी, सबसे रामबाण वही है, ठीक है, जो वो कर गया वो समझो आधा भवसागर पार हो जाएगा, बाकी हम आपको गाइड कर देंगे कैसे मैनेज करना चीज़ों को। आते हैं संभववाद पे, ठीक है। ये भूगोल में कॉन्सेप्ट्स कुछ बताए गए हैं, ठीक है, क्लास 12th एनसीईआरटी में है, लेकिन वहाँ कुछ एग्जाम्पल नहीं दिएगा तो इसके वजह से आपको कन्फ्यूजन होता है, अगर आपने पढ़ा भी होगा तो आपको कन्फ्यूजन होगा। अब आते हैं संभववाद पे। संभववाद को क्या बोलते हैं? पॉसिबिलिज्म, जैसे पॉसिबल बोलते हैं, ठीक है, तो पॉसिबिलिज्म जैसे बोलते हैं कि ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो उसी प्रकार से समझिए संभववाद, ठीक है। तो संभववाद क्या कहता है कि संभववाद इस धारणा पर आधारित होता है कि पर्यावरण कुछ बाधाएं या सीमाएं निर्धारित करती है। क्लियर है कि संभववाद क्या मानता है कि पर्यावरण में कुछ बाधाएं और सीमाएं होती हैं, लेकिन यह संस्कृति या सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित होती है। दूसरा चीज़ देखते हैं, यह दृष्टिकोण कहता है कि प्राकृतिक संभावनाएं प्रदान करती हैं और मनुष्य अपनी संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक आर्थिक विकास के स्तर के अनुसार उनका उपयोग करता है। तो संभववाद पे ध्यान दीजिए, संभववाद के हिसाब से प्रकृति हमें कुछ चीज़ें प्रदान करती है, संसाधन प्रदान करती है, क्लियर है, और फिर हम उनको जो है इस्तेमाल करके, संस्कृति का इस्तेमाल करके, परंपराओं का इस्तेमाल करके, सामाजिक आर्थिक विकास के स्तर के अनुसार हम उनका उपयोग करते हैं, ठीक है। फिर है, अभी ध्यान दीजिए यहाँ पे संभववाद को समझने के लिए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसने अपने तकनीकी कौशल से, ठीक है, उसको जो है था उसके पास जो है क्लैरिटी, तो उसने जो है टुंड्रा से ग्रीनलैंड और अंटार्कटिक में केला, चावल और रबर के पौधे उगा सकता है, ठीक है। जहाँ पे नहीं उग सकते हैं, ठीक है, टुंड्रा प्रदेश में नहीं उग सकते, वहाँ पे उसने ग्रीनलैंड अंटार्कटिका में नहीं उग सकते हैं, वहाँ पे उसने केला, चावल और रबर के पौधे उगा सकता है, ठीक है, उगा सकता है, कर सकता है, ठीक है। तो जहाँ कर सकने की बात आएगी वहाँ संभववाद की हम देखते हैं, ठीक है। संभववाद का मतलब ही होता है कि प्रकृति ने हमने जो संसाधन दिए हमने उसका इस्तेमाल करते हैं, हमने जो है कोई चीज़ कर दिखाया है, ठीक है, संभव कर दिखाया। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कि जो है एक व्यक्ति जो है जहाँ पे नहीं हो सकता वहाँ पे वो केला, चावल और रबर के पौधे उगा सकता है, क्लियर है। तो ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है संभववाद का। फिर से समझ लीजिए, संभववाद का क्या कहता है? प्रकृति है, प्रकृति ने हमें संसाधन दिए हैं और हम उन संसाधनों का प्रयोग करके, ठीक है, उन संसाधनों का प्रयोग करके हम जो भी चीज़ें बनाते हैं, मान लीजिए हमने पुल बना लिया, ठीक है, हमने पुल बना लिया, ठीक है, हमने बांध बना लिया, तो ये सब जो चीज़ें हम कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? प्रकृति ने हमें सुविधाएं दी। बांध कैसे बना? नदी बह रही थी ऊंचाई से, वहाँ पे हमने उसको रोक दिया, बांध बना दिया, तो इसका मतलब प्रकृति ने ही तो नदी दी हमें, ठीक है, प्रकृति के द्वारा ही तो नदी वो ऊंचाई से नीचे की तरफ आ रही है। तो आप इस चीज़ को समझे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपने अभी सुना होगा, ठीक है, प्रश्न पे आने से पहले जो आपके टीआरई में पूछे गए हैं आपने अभी सुना होगा या नहीं सुना होगा तो जाके देख लीजिएगा। मुंबई में, ठीक है, मुंबई में समुद्र के ऊपर बहुत बड़ा जो है रोड नेटवर्क, ठीक है, अटल सेतु करके है, तो अटल सेतु करके जो है इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो ये किस चीज़ का मतलब आप अगर आपसे पूछ ले एग्जामिनर कि जो ये अटल सेतु बनाया गया है समुद्र के ऊपर, और आप सोचेंगे समुद्र के ऊपर बनाना तो बहुत बड़ी बात है ना, तो कहेंगे बिल्कुल बड़ी बात है। इसका मतलब आप समझिए प्रकृति ने आपको क्या दिया है? प्रकृति ने आपको समुद्र दिया, ठीक है, और आपने समुद्र पे क्या किया? रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए, संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए आपने पुल खड़ा कर दिया, ठीक है। अब उस पुल से आपको आसानी हो रही है, बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो जो अटल सेतु बनाया गया, ठीक है, ये जो अटल सेतु बनाया गया प्रकृति का इस्तेमाल करके, ये किसका उदाहरण है? तो ये संभववाद का उदाहरण है, संभववाद का उदाहरण है, क्लियर है। तो संभववाद आपको क्लियर हो गया।
अब आते हैं प्रश्न पे, मत्स्य कृषि सूचक है, ठीक है। अब यहाँ पे पहला है नियतिवाद, दूसरा है संभववाद, तीसरा है संभाव्यतावाद, ठीक है। तो संभाव्यतावाद को समझ लीजिए क्या है। तो संभाव्यतावाद जो है ये आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में हम क्या देखते हैं कि संभावना क्या है, किसी चीज़ की होने की संभावना क्या है, ठीक है। तो जब उस तरीके से देखते हैं कि किसी चीज़ के हम प्लस माइनस पे देखते हैं कि संभाव्य है नहीं है, तो उस हिसाब से जब देखते हैं तो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण आपका जो है नियतिवाद को आपको समझना है, संभववाद को। पहले हम संभववाद को देख रहे हैं, तो संभववाद को उदाहरण देख रहे हैं। अब हम आपसे पूछें मत्स्य कृषि, पिसीकल्चर, पिसीकल्चर में क्या होता है, तो आप कहेंगे मछली पालन होता है, ठीक है, मछली पालन होता है। ऐसे ही हम आपसे पूछें कि जो मुर्गी पालन होता है, मुर्गी पालन में क्या करते हैं हम, मुर्गियों को पालते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे पिसीकल्चर, अगर हम आपसे पूछें कि आज से जो है 200-300 साल पहले मनुष्य मत्स्य कृषि करता था क्या, तो आप कहेंगे कि नहीं। हम लोग किस पे डिपेंडेंट थे, हम लोग जो है नदियों पर डिपेंडेंट थे, तालाब पे डिपेंडेंट थे, और किस पे डिपेंडेंट थे, समुद्रों पे डिपेंडेंट थे मछलियों के लिए। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, टेक्नोलॉजी बीती, मनुष्य ने क्या किया, उसने खुद का एक आर्टिफिशियल कह लीजिए तालाब बना लिया, ठीक है, तालाब बना लिया, या तालाब रहा होगा तो उसमें उसने इस्तेमाल कर लिया उसको, और उस चीज़ का इस्तेमाल करके प्रकृति के द्वारा दिए गए उस तालाब का उसने इस्तेमाल करके क्या किया, कुछ संसाधनों का उसने प्रयोग किया, और प्रयोग करके उसने जो है मछली पालन आरंभ कर दिया। मछली पालन आरंभ करने के बाद उसने अपनी ज़रूरतों को पूरी कर ली, ठीक है, साथ में मार्केट में उसमें बेच भी दिया। तो अब आप समझिए ध्यान से, मत्स्य मछली कहाँ पाई जाती हैं, प्राकृतिक आवास में, जैसे समुद्र, ठीक है, नदी, तालाब, ये सब हो गया। तो ये आपको प्रकृति ने दी, लेकिन आपको ज़रूरत और थी। भारत की जनसंख्या देखिए, ज़रूरत और थी, तो हमने क्या किया कि उस मत्स्य कृषि को हमने इस्तेमाल किया, ठीक है। मत्स्य कृषि का कॉन्सेप्ट आया, मत्स्य कृषि में हमने मछली पालन प्रारंभ कर दिया, पिसीकल्चर प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार जो मत्स्य कृषि किसका सूचक हो गया, संभववाद का। क्लियर है? मैं फिर से रिपीट कर दूं, संभववाद का क्या मतलब हुआ कि प्रकृति ने हमको कुछ संसाधन दिए, उन संसाधनों का प्रयोग करके हमने कुछ कर दिखाया अपने भले के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाकी इसके अलावा संभववाद में और कोई चीज़ आपको नहीं जोड़नी है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के अलावा और कुछ नहीं जोड़नी, नहीं कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, तो इतना ही ध्यान रखना और इसी पे आपको पकड़ना है। अब आते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, टेहरी बांध परियोजना, ठीक है। अब देखिए टेहरी बांध परियोजना संबंधित है, तो ध्यान दीजिए। टेहरी बांध परियोजना आपको पता है कि गंगा नदी पे बना है। गंगा नदी का गंगा नदी जिस नदी से बनी है, जैसे कि भागीरथी, ठीक है, तो भागीरथी के जो है और भीलांगना नदी के संगम पे बना है, ठीक है। और भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ यह भारत का सबसे ऊंचा डैम है, भारत का सबसे ऊंचा डैम, ठीक है, सबसे ऊंचा डैम है, ऊंचा बांध है। अब आप बताइए प्रकृति ने हमें क्या दिया था, प्रकृति ने हमको गंगा नदी या भागीरथी नदी को ऊंचाई से गिरा रही थी, ठीक है, प्रकृति में ये चल रहे थे ऐसे ही, ठीक है। अब वहाँ पे क्या किया गया कि टेहरी बांध परियोजना बना दिया गया। टेहरी बांध परियोजना में क्या कर दिया गया, पानी को रोका गया, ठीक है, पानी को रोका गया, अब बांध बना दिया गया, ठीक है। जो बांध बनाकर पानी का जो फ्लो था उसको इस्तेमाल किया गया, ठीक है। जलाशय का निर्माण हुआ, जब बांध बनते तो जलाशय का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है टेहरी बांध परियोजना से हमने अपने लिए लाभ लिया। टेहरी बांध परियोजना बनाकर हमने अपने लिए लाभ लिया, प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करते हुए। नदी का, प्रकृति का संसाधन नदी का हमने इस्तेमाल करते हुए टेहरी बांध परियोजना खड़ा कर दिया, ठीक है। तो ये आपका जुड़ गया संभववादी विचारधारा से, ठीक है। अब यहाँ पे एक झोल है, झोल आगे आएगा अभी, ठीक है। अभी आप यहाँ पे क्लियर रखें अपने आपको कि संभववादी विचारधारा, बस टेहरी बांध परियोजना, इसमें कोई और वर्ड लग जाएगा तो वो अलग मतलब दर्शाएगा। अभी प्रश्न हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे नियतिवाद पे आते हैं। संभववाद आपको क्लियर हो गया, प्रकृति ने हमको कुछ दिया, हमने कुछ बना दिया, वो आपका हो गया, ठीक है। अटल टनल आपने पढ़ा होगा, तो अटल टनल भी आपका क्या है, प्रकृति का उपयोग करते हुए हमने टनल बना दिया और आने जाने में सुगमता हो गई लोगों को, ठीक है। तो इस प्रकार अटल टनल भी आपका संभववाद का उदाहरण हुआ। क्लियर है? अब आते हैं नियतिवाद पर। नियतिवाद को जान लीजिए। नियतिवाद के अनुसार मनुष्य एक निष्क्रिय कारक है और प्रकृति सक्रिय कारक है, जो मनुष्य की क्रिया और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को नियंत्रित और निर्धारित करती है, ठीक है। नियतिवाद के अनुसार मानवीय कार्यों को प्राकृतिक पर्यावरण की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। अब यहाँ पे समझिए नियतिवाद का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो नियतिवाद क्या कहता है, तो नियतिवाद कहता है कि प्रकृति सबसे पावरफुल है, जो हमारी नेचर है, पर्यावरण है, प्रकृति सबसे पावरफुल है, हम उसके अधीन हैं, ठीक है। अगर हम उसके अधीन नहीं होते, अब आप ध्यान से सुनिए हमारी बात, नियतिवाद को आप सीधे सीधे जोड़िए दक्षिण पश्चिम मानसून से।
साउथ वेस्ट मानसून से आ चुका है भारत में, ठीक है। केरल से स्टार्ट हो रहा है, अलग अलग जगहों पे असर भी पड़ रहा है, ठीक है। लखनऊ में हम बैठे हैं, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत असर पड़ रहा है अभी, हालांकि अच्छे से भी मानसून आने में टाइम है। साउथ वेस्ट मानसून, अगर हम आपसे पूछें क्या भारत दक्षिण पश्चिम मानसून पर या साउथ वेस्ट मानसून पर निर्भर है, तो आप क्या जवाब देंगे कि बिल्कुल निर्भर है। तो इस प्रकार देखिए, प्रकृति ने दक्षिण पश्चिम मानसून लेके आता है, ठीक है। प्रकृति द्वारा दक्षिण पश्चिम मानसून लाया जाता है। अब वो दक्षिण पश्चिम मानसून पे हम क्या करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। जिस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है, आपने एल नीनो का कॉन्सेप्ट सुना होगा, तो उसके बारे में भी चर्चा नहीं करते हैं। जब एल नीनो का प्रभाव होता है तो उस वर्ष भारत में तगड़ा सूखा पड़ता है, ठीक है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो अच्छे से नहीं आ पाता है, तो उस केस में क्या पड़ता है, सूखा पड़ता है। हम फिर से प्रकृति के ऊपर निर्भर हो गए, ठीक है, प्रकृति के ऊपर निर्भर हो गए। तो ये आपका उदाहरण नियतिवाद का। तो आप समझ गए कि भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून है का आना, ये नियतिवाद का उदाहरण है। क्यों नियतिवाद का उदाहरण है, क्योंकि हम प्रकृति द्वारा बंधे हैं। हम अपने मन से नहीं बुला सकते हैं कि चलिए लाइए टेक्नोलॉजी लाइए, जैसे हमने संभववाद में कर दिखाया था, तो वैसे हम यहाँ नहीं कर सकते कि चलिए लाइए भाई दक्षिण पश्चिम मानसून को जल्दी से बुला लेते हैं, पानी वानी ले लेते हैं, फसल वसल उगा लेते हैं, ठीक है, मन हुआ तो बाहर नहा लेते। तो ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, हम कर ही नहीं सकते, हमारे बस के बाहर है। क्लियर है आपको इतना चीज़। तो नियतिवाद के अनुसार जब हम देखेंगे तो मनुष्य निष्क्रिय कारक होगा, बेबस होगा, ठीक है। दूसरा उदाहरण लीजिए, आपको पता है, ठीक है, ये भारत हो गया और ये इधर अरब सागर हो गया, नीचे आपका हिंद महासागर का क्षेत्र हो गया, ठीक है। और हिंद महासागर में सभी आते हैं, अरब सागर और इधर बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। अब ध्यान से देखिए, ये हमने थोड़ा सा वैसे बना दिया। तो भारत का जो निचला तट है उसकी हम बात करें। अब बंगाल की खाड़ी में आपको पता है चक्रवात आते हैं, बंगाल की खाड़ी में आपको पता है चक्रवात आते हैं। अब ये चक्रवात क्या करते हैं, चक्रवात बार बार जो है कोरोमंडल तट, प्रश्न यहाँ भी से भी पूछा गया कि जो चक्रवात आते हैं बंगाल की खाड़ी में नुकसान कहाँ ज़्यादा पहुँचाते हैं, तो कोरोमंडल तट है। और उस कोरोमंडल तट में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दो मुख्य राज्य हैं, ठीक है। उड़ीसा में भी तबाही होती है, बंगाल तक तबाही होती है। तो जो चक्रवात आते हैं हर वर्ष, इनसे क्या होता है, हर वर्ष जो है जो भारत का उत्तरी तट है ये बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कभी कभी मतलब बंगाल की खाड़ी में चक्रवात ज़्यादा आते हैं, अरब सागर में कम आते हैं, अरब सागर में भी हैं। तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी का जो चक्रवात होता है ये पूरा भारत के पूर्वी तट को हिला के रख देता है, ठीक है। इतना जानमाल का नुकसान करता है कि इसमें बहुत सारे मतलब हज़ारों करोड़ रुपए तबाह होते हैं हर साल रेस्टोरेशन में, ठीक है, फिर से शुद्ध करने में चीज़ों को। तो अब आप समझिए कि नियतिवाद का ही तो उदाहरण है ये, कि बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आता है क्या हम उसको रोक सकते हैं कि भैया तुम कहीं अलग चले जाओ, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं रोक सकते हैं। तो हम बंध गए प्रकृति के द्वारा, जब हम बंध गए प्रकृति के द्वारा, बेबस हो गए, तब वहाँ पे नियतिवाद को लगाएंगे। अभी तक नियतिवाद से प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो इसलिए हम आपको नियतिवाद बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। दो उदाहरण हमने आपको दे दिए। पहला उदाहरण हमने दे दिया कि हम दक्षिण पश्चिम मानसून पर निर्भर हैं, ठीक है। अगर हम निर्भर नहीं होते तो भारत जो है इतना कृषि प्रधान देश नहीं होता, ठीक है, उसी की वजह से हम निर्भर हैं। अब दूसरा चीज़ आपने समझ लिया कि जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उत्पन्न होते हैं उसके कारण भी हम बेबस, हम कुछ नहीं कर सकते, आएगा जानमाल की हानि होगी, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, बस बेबस हैं। तो नियतिवाद है ये, ठीक है, जहाँ मनुष्य निष्क्रिय होकर चुका है, प्रकृति सक्रिय कारक है, ठीक है। और ये मनुष्य की क्रिया और निर्णय लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित और निर्धारित करती है। मनुष्य अपने बचाव के लिए कुछ कार्य कर सकता है, ठीक है, निर्णय लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित और निर्धारित कर सकता है, लेकिन फिर भी वो बेबस रहेगा, ठीक है, समाधान कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज़ें हैं जो हमारे बस के बाहर है। तो नियतिवाद आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, कुछ छोटा सा एग्जांपल दिया गया कि नियतिवाद के अनुसार उष्णकटिबंधीय जलवायु, ठीक है, जिसमें हम लोग हैं, आपको भी लगता होगा कि आप आधा घंटा 1 घंटा पढ़ते हैं, आपको आलस होने लगता है, ठीक है, तो इसका कारण आपका थोड़ा सा जलवायु भी है। तो जो उष्णकटिबंधीय जलवायु होता है इसमें गर्मी, उमस, ठीक है, अभी बारिश आएगी तो बारिश जैसे खत्म होगी धूप निकलेगा, आपको उमस फील होगा। अब आप पढ़ पाएंगे उस केस में, अगर आपके पास एसी वगैरह नहीं है तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है, तो आपको आलस आने लगेगा, शिथिल व्यवहार होगा, ठीक है, स्वच्छंदता का कारण बनती है। जबकि मध्य अक्षांशों में मौसम में लगातार परिवर्तनशीलता के कारण अधिक दृढ़ और संचालित कार्य नैतिकता पैदा हुई है, ठीक है। तो ये बात एक हिसाब से सच भी है कि अगर हम देखें तो उष्णकटिबंधीय जलवायु जो है वो आलस लोगों में होता है, ठीक है, हमने कारण बताया, ऐसा नहीं कि मतलब आलसी होते हैं, वो मतलब जलवायु की वजह से इतनी अजीब गजीब जलवायु होती है कि उसी में जब से ठंडी आता है तो इतनी ठंडी आती है कि उसी में हम लोग जो है खुश रहते हैं कि हाँ भैया ठंडी आ गया तो ठंडी इंजॉय कर लेते हैं, फिर गर्मी आ जाता है, फिर गर्मी में और जूझते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो बाकी आपको वैसे कोई पर्सनली रिलेट नहीं करना है। एग्ज़ाम आ रहा है, कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी कुछ भी हो, आपको पढ़ के एग्ज़ाम निकाल लेना है, ठीक है, उससे आप पढ़िए। तो नियतिवाद आपको क्लियर हो गया।
अब आते हैं नवनियतिवाद पे। सबसे महत्वपूर्ण है नवनियतिवाद, ठीक है। और नवनियतिवाद जो है, ध्यान रखिएगा, नियतिवाद हमने पढ़ लिया, नियतिवाद आपको समझ में आ गया है। अब नवनियतिवाद पे आते हैं। नवनियतिवाद से आपसे प्रश्न आए थे, यहाँ पे है नवनियतिवाद। नवनियतिवाद एक दार्शनिक अवधारणा है जो पर्यावरणीय नियतिवाद की प्रतिक्रिया से उभरी है, ठीक है। अब हमने आपको बताए थे कि नियतिवाद क्या होता है, अब आपको हम बता रहे हैं कि पर्यावरणीय नियतिवाद क्या होता है, ठीक है। तो नियतिवाद में आपने समझा कि प्रकृति के अधीन मनुष्य बंधा हुआ है, ठीक है। जो प्रकृति जो भी चीज़ें लेके आएगी मनुष्य को, उसको अगर अच्छी होगी तो वो भी मिलेगी, बुरी होगी तो वो भी मिलेगी। हमने जो मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून का उदाहरण दिया, जो अच्छा है, और जो वहीं चक्रवात है वो जिसके कारण नुकसान भी होता है, ठीक है। तो अब आते हैं पर्यावरणीय नियतिवाद। अब पर्यावरण में नियतिवाद की विचारधारा है, उसी से नवनियतिवाद उभरी है, ठीक है। तो जब भी पर्यावरण से रिलेटेड कुछ बात आएगी तो वहाँ पे नवनियतिवाद आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। अगर पर्यावरण पे कोई चर्चा होगा, कोई विवाद होगा, तो वहाँ पे नवनियतिवाद आपका आंसर हो सकता है। आते हैं अब नवनियतिवाद को रुको और जाओ नियतिवाद के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो है नवनियतिवाद को रुको और जाओ नियतिवाद के रूप में जाना जाता है। इसके अनुसार यदि मनुष्य मानवीय गतिविधियां, उदाहरण के लिए प्रदूषण, पर्यावरण को दीर्घकालिक नुकसान पहुंचाती हैं तो ऐसी गतिविधियां रोक दी जानी चाहिए, ठीक है। अन्यथा मनुष्य वह सब कुछ कर सकता है जो पर्यावरण हमें करने की अनुमति देता है। अब आपने सुना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ठीक है। समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। समुद्र का जलस्तर बढ़ने की वजह से जो मालदीव देश आप सुने हैं, जो बहुत बीच में मतलब चर्चा में था भारत के साथ में विवाद को लेकर, तो मालदीव जैसा देश डूब भी जाएगा कुछ समय बाद, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो अगर हम नहीं सुधरे, ठीक है, अगर हमने सही समय पे कदम नहीं उठाए, ठीक है, मानवीय गतिविधियाँ जो प्रदूषण फैला रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग फैला रही हैं, ठीक है, ये सब पर्यावरण को दीर्घकालिक नुकसान पहुंचा रही है, अगर हम इनको नहीं कंट्रोल करेंगे तो मतलब दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हमें ऐसी गतिविधियों को रोक देना चाहिए। ये बोलता है रुको और जाओ नियतिवाद, ठीक है। तो बोलता है रुको, जो आपको अच्छी चीज़ें करनी है पर्यावरण को बचाने के लिए उसको करो, उसके बाद नियतिवाद, ठीक है, जाओ रुको और जाओ नियतिवाद। इस हिसाब से इसी को हम क्या बोलते हैं, नवनियतिवाद, जहाँ हम पर्यावरण को कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है, पर्यावरण का भी एस्पेक्ट लेते हैं, पर्यावरण की दृष्टि से भी हम देखते हैं कि यह ठीक है कि नहीं है, ठीक है। अब आते हैं 1920 के दशक में ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेत्ता 1920 के दशक में ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर द्वारा इसे प्रचलित किया गया था, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका पीजीटी में आया था, शायद आपके में वैसे नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं प्रश्न दें, पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया है, ठीक है। ध्यान दीजिए प्रश्न पे, प्रश्न है आपका पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया। ये सभी प्रश्न आपके टीआरई में पूछे गए हैं और पर्यावरण प्रदूषण की बात कर रहा है, ठीक है। तो पर्यावरण प्रदूषण, अभी आपने देखा है कि पर्यावरण प्रदूषण किसको जन्म देता है, नवनियतिवाद को। पर्यावरण से ही जो है नवनियतिवाद उत्पन्न हुआ है। क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि हम पर्यावरण का एस्पेक्ट लेके चलते हैं कि पर्यावरण अगर प्रदूषण हो रहा है तो वो आगे चलकर हमें भारी नुकसान पहुंचाएगा, तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि हम रुकें, ठीक है, रुको और जाओ नियतिवाद, यानी हम रुकें और जो है जो चीज़ें, जो प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं हम उनको लें, ठीक है। अगर कोई चीज़ प्रदूषण ज़्यादा फैला रही है तो उसका इस्तेमाल हम बहुत कम कर दें, जैसे पॉलीथीन हमने बंद कर दिया इस्तेमाल करना, ठीक है, पॉलीथीन को भारत सरकार द्वारा बंद कर दिया गया उदाहरण के तौर पे। तो ये आपका पर्यावरण प्रदूषण ने किसको जन्म दिया, नवनियतिवाद को। इसके अलावा ध्यान दीजिए, आंसर भी उपयुक्त में से एक से अधिक है, तो फिर से ध्यान दीजिए। तो पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया, तो पर्यावरण की जब बात आएगी तो नवनियतिवाद उससे संबंधित हो जाएगा, ठीक है। अब है वैज्ञानिक नियतिवाद। वैज्ञानिक नियतिवाद क्या है, तो वैज्ञानिक नियतिवाद में जो है साइंटिफिक कॉन्सेप्ट लिया जाएगा, ठीक है। अब आप बताइए कि अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, पृथ्वी पे खतरा मंडरा रहा है, ठीक है, गर्मी, हीट वेव्स 10 दिन में आपने महसूस कर ली होंगी जिस लेवल पे गर्मी पड़ रही है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, भूमंडलीय तापन बढ़ रहा है। अब इस केस में अगर जो वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक नियतिवाद क्या कहता है कि वैज्ञानिक नियतिवाद भी यह कहता है कि पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो चुका है, भूमंडलीय तापन बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो इसलिए हमको जो है इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अगर हम इस पर विचार नहीं करेंगे तो आने वाले 40-50 सालों में पृथ्वी का हाल बहुत बुरा होने वाला है, ठीक है। तो जो वैज्ञानिक नियतिवाद है वो वैज्ञानिक तरीके से यानी साइंटिफिकली बताता है कि पर्यावरण प्रदूषण या भूमंडलीय तापन हमारे लिए कितना खराब है, ठीक है। एक रिपोर्ट आता है आईपीसीसी का, देखिएगा कभी समय लगेगा, ठीक है। तो इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, पिछले साल इनका रिपोर्ट आया था, उसमें बताया गया था, बहुत भारी चेतावनियाँ दी गई थी कि अगर हम नहीं सुधरे तो जो है पृथ्वी का मतलब टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा, ठीक है, ग्लेशियर्स वगैरह बहुत तगड़े से मेल्ट होने लगेंगे और अभी भी मेल्ट हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। और जब भी ग्लेशियर्स पिघलेंगे, हिमनद पिघलेंगे, तो आपका समुद्र का जलस्तर नदियों के माध्यम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और उस वजह से जो आपके छोटे छोटे द्वीप हैं जहाँ पे
जो है करोड़ों लोग रह रहे हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं, वो लोग जो है पानी के अंदर समा जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए उनको वहाँ से विस्थापित करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। तो वैज्ञानिक नियतिवाद वो वैज्ञानिक तरीके से आपको समझाता है, ठीक है। कहता है कि पर्यावरण प्रदूषण ने, ठीक है, नवनियतिवाद से तो संबंधित है ही, क्लियर है आपको, लेकिन जो पर्यावरण प्रदूषण है या भूमंडलीय तापन है, ग्लोबल वार्मिंग है, वो वैज्ञानिक तरीके से भी हम देखेंगे तो बहुत ज़रूरी है कि हम उसको कंट्रोल करें। तो पर्यावरण प्रदूषण के परिणाम स्वरूप जो है नवनियतिवाद भी आया है और वैज्ञानिक नियतिवाद भी आया है, क्लियर है आपको। तो आपका यहाँ पे आंसर इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक है, ठीक है। ये प्रश्न आपका आ सकता है, अभी तक नहीं आया, तो ध्यान रखिएगा। पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया है नवनियतिवाद को भी और वैज्ञानिक नियतिवाद को भी। तो आपका बी सी दोनों सही है और ये डी आपका आंसर है, ठीक है। भूगोल का प्रश्न हमने कराया था, तो वहाँ पे कई सारे अभ्यर्थियों को समझ में नहीं आया था, तो उम्मीद करते हैं अब आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया है तो नवनियतिवाद को और वैज्ञानिक नियतिवाद को, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है टेहरी बांध परियोजना का विवाद संबंधित है। तो कहेंगे सर अभी तो आपने संभववादी विचार बताया था, ठीक है, लेकिन वहाँ प्रश्न भी तो अलग था, ठीक है। ध्यान दीजिए आप, हमने वहाँ बोला था टेहरी बांध परियोजना संबंधित है, ठीक है, लेकिन आप विवाद की बात नहीं की थी। जब कोई बांध बना, सपोज करिए कोई बांध बना, तो उसका विवाद क्यों होता है, उसका कारण क्या होता है, तो आप कहेंगे पर्यावरणीय कारक है, कारक है ना, पर्यावरणीय कारक है। अब जब पर्यावरणीय कारक हो गया तो आपका रुको और जाओ नियतिवादी विचारधारा बोले या नवनियतिवादी बोले, इसी को नवनियतिवादी बोलते हैं, नवनियतिवादी बोलते हैं, क्लियर है आपको। तो पर्यावरणीय विचारधारा, ठीक है। तो विवाद कैसे उत्पन्न होता है, वो पर्यावरण एस्पेक्ट होता है। पर्यावरण एस्पेक्ट क्या होता है कि जो भी बांध बनने से बांध के आसपास की भूमि जिस पे लोग रहते थे, ठीक है, मनुष्य निवास कर रहे थे, तमाम गांव थे, ठीक है, गांव थे, हजारों लोग थे, जो वहाँ से उनको विस्थापित करना पड़ा। वहाँ का जो इकोसिस्टम था, दूसरा चीज़ समझिए, वहाँ का जो इकोसिस्टम था, ठीक है, वहाँ पे जो पेड़ पौधे थे, जंगल थे, पानी में समा गए, ठीक है, पानी में समा गए। तो ये टेहरी बांध परियोजना का विवाद, जब विवाद की बात आएगी, टेहरी बांध परियोजना की जब केवल बात आएगी, तो हमने प्रकृति ने हमने नदी दिया, हमने नदी पर बांध बना लिया, सिंपल सा, तो इसलिए वो संभववाद से संबंधित हुआ। लेकिन जब विवाद की बात आएगी तो विवाद जो है पर्यावरण से जुड़ता है, ठीक है, बांध का विवाद पर्यावरण से जुड़ता है। और जब पर्यावरण से जुड़ेगा तो रुको और जाओ नियतिवादी विचारधारा से या फिर जो है नवनियतिवादी से, क्लियर है आपको। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, नर्मदा नदी पे बना है आपका सरदार सरोवर बांध। अगर आपसे कल का प्रश्न पूछ ले कि सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी पे बना है, जो 4 राज्यों को फ़ायदा पहुंचाता है, ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो बता ही दे रहे हैं। गुजरात, ऊपर राजस्थान, ठीक है, नीचे मध्य प्रदेश, बगल में मध्य प्रदेश, नीचे महाराष्ट्र, ठीक है, 4 राज्य। तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी को फ़ायदा पहुंचाता है सरदार सरोवर बांध, ठीक है, नर्मदा नदी पे बना है, क्लियर है। 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों शुरू हुआ, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में जब सरदार सरोवर बांध का निर्माण स्टार्ट हुआ, ठीक है, 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था उसको आप समझिए, ठीक है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन था मेघा पाटकर, ठीक है, मेधा पाटकर इन्वायरमेंटलिस्ट थी, ठीक है, पर्यावरणविद जो होते हैं, जो पर्यावरण की चिंता करते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं। तो मेधा पाटकर के नेतृत्व में जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रारंभ हुआ। और इनकी क्या डिमांड थी कि सरदार सरोवर बांध को रोका जाए, सरदार सरोवर बांध को बनने से रोका जाए। अब आप पूछेंगे कारण क्या है, क्यों रोका जाए, अच्छी चीज़ तो है, तो वहाँ पे था पर्यावरण, ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, पर्यावरण। और पर्यावरण जो है वहाँ पे बात हुआ कि लाखों लोग, सरदार सरोवर बांध के बनने से लाखों लोग विस्थापित हो रहे हैं, हजारों लाखों लोग विस्थापित हो रहे हैं, उनको अपना गांव छोड़ना पड़ रहा है। किसी को अगर अपनी ज़मीन छोड़नी पड़े तो कितनी दुख की बात होती है, जहाँ पे वो अरसों से रह रहा था, ठीक है, हजारों साल से जहाँ वो रह रहा था, वो अगर उसको अपना गांव अचानक से छोड़ना पड़े एक डैम बनने के लिए, तो वो बहुत ख़राब चीज़ है। और एक आदमी तो जा नहीं रहा, इनके पीछे हजारों गाँव वाले जा रहे हैं, ठीक है, गाँव के गाँव डूबे, इसमें गाँव के गाँव डूबे, सरदार सरोवर बांध बना, ठीक है। जो वहाँ का इकोसिस्टम था, यानी कि जो वहाँ का जो है जंगल रहा होगा आसपास का, ठीक है, पेड़ पौधे रहे होंगे, सब जलमग्न हो गए। जब जलमग्न हो गए तो आप समझ गए होंगे कि टेहरी बांध परियोजना का विवाद, जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो किससे जुड़ा हुआ है, रुको और जाओ नियतिवादी विचारधारा से, जिसको नवनियतिवादी बोलते हैं। तो टेहरी बांध परियोजना का विवाद जब बात आएगा तो रुको और जाओ नियतिवादी विचारधारा से, क्लियर है। और एक बार जो ऊपर प्रश्न था वो भी हम बता दे रहे हैं,
पर्यावरण प्रदूषण, तो पर्यावरण प्रदूषण तो नवनियतिवाद होगा ही, साथ में वैज्ञानिक नीतिवाद, क्योंकि वैज्ञानिक अपने तरीके से जस्टिफाई करके उस चीज़ को बताएंगे कि हाँ ये बात सच है। ठीक है, तो ये क्लियर है आपको। अब आते हैं हम 20 दिन की स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेते हैं कि हम 20 दिन में हमें क्या करना चाहिए जिससे हम अपना बेस्ट दे सकें एग्ज़ाम में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी बता देते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने जो TRE 3 में, TRE 2 का तो हमने आपको बता रखा है, तो TRE 3 में हमने PRT में 101 नंबर हमारे आए थे, जो आपको 15 मार्च को पेपर हुआ था। 6 से 8 मैथ साइंस में हमारे 105 नंबर आए थे। ठीक है, और PRT का पेपर थोड़ा टफ आता है तो इसलिए यहाँ पे नंबर कम हुए, और मैथ साइंस का रिलेटिवली आसान था पेपर पिछली बार से, तो इस वजह से। और मेन बात था कि हमने उन तरीक़ों से, ठीक है, जिन तरीक़ों से हमने पढ़ाई किया था वही तरीके हमने आपके लिए लेके आए। वो तरीका क्या था कि हमने बेवजह की मार्केट टेस्ट सीरीज़ में अपने आप को ज़ाया नहीं किया। एक मार्केट टेस्ट सीरीज़, हम ज़्यादा नहीं कह रहे, आप खुद जोड़िए, एक टेस्ट सीरीज़, मार्केट टेस्ट सीरीज़ आप उठाते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो भी है 100-120 क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद आप उसको गिनते हैं कि आपके 60 प्रश्न सही हुए कि 70 सही हुए, फिर आप उससे डिमोटिवेट होते हैं। फिर उसके बाद उन 120 प्रश्नों का आप हल देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आपके 4 घंटे जाते हैं, डेली के 4 घंटे आपके चले गए किस में, टेस्ट सीरीज़ में। ठीक है, अब आपके पास जब 20 दिन बचे हैं, अगर आप उसमें 4-4 घंटा टेस्ट सीरीज़ पे देंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर आंसर मिलाएंगे, ठीक है, फिर हल देखेंगे उसका, तो आपका 4 घंटा गया। ठीक है, दूसरा चीज़, वो प्रश्न कभी आने नहीं है, जो टेस्ट सीरीज़ में प्रश्न है ये कभी आने ही नहीं है। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि सर आएंगे क्या फिर, ठीक है, तो हम उसकी बात करते हैं, आएंगे क्या। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए सभी लोग, BPSC TRE 1 में, ठीक है, BPSC TRE 1, 2 और 3 में, ठीक है, आपकी बात कर रहे हैं, तो BPSC TRE 1 में, TRE 2 में, TRE 3 में, ठीक है, जितने भी PIQs कराए गए हैं, ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में वो आपको कवर करने हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ में कवर कराया गया है। अगर आपको दिक्कत हो नोट करने में तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिंपल सा। ठीक है, वहाँ पे आपको बताया गया है एक्सप्लेनेशन के साथ में, और वो एक्सप्लेनेशन बहुत ही अमूल्य है, बहुमूल्य है, वो आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, और उतने कम समय में आप एक क्वेश्चन पे मुश्किल से आपको 30 से 40 सेकंड में आपको बता दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ कि आपको और आपने अभी तक जैसे भी पढ़ा है, जो भी पढ़ा, आप पहले इन प्लेलिस्ट को ख़त्म कीजिए, PIQs को ख़त्म कीजिए। बस हम आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि 1-2 ऐड वैड आए तो उसको थोड़ा झेल लीजिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारा चैनल आप ही से जुड़ा हुआ है, तो उस चीज़ को आप समझिए, और कमेंट अगर संभव हो तो ज़रूर कीजिए। ठीक है, कमेंट से हमारा चैनल पे सपोर्ट होता है, चैनल आगे बढ़ पाता है। अब यहाँ देखिए, ठीक है, अब PRT में प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हैं, 6 से 8 में प्रश्न आपके साइंस के इंपॉर्टेंट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट हमने सारे कराए हैं। ठीक है, आपने जैसे कल वाला पेपर जिन्होंने भी सॉल्व किया होगा, कल वाला हमने कल क्या कराया था, तो 6 से 8 का हमने जो है TRE 2 का पेपर आपको कराया था। वहाँ पे आपने प्रश्न देखे होंगे तो आपको लगा होगा कि ये तो हमारे काम के प्रश्न हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको TGT के प्रश्न अब कराए जाएंगे कल से। फिर PGT के प्रश्न आपको हमने भूगोल के कराए हैं 2, TRE 1, TRE 2, और उन 2 प्रश्नों को जिन्होंने देख लिया होगा उनको भूगोल के कई सारे कॉन्सेप्ट जो PRT में पूछे गए हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और 15 मार्च के पेपर से आपका जो PGT भूगोल का TRE 2 का पेपर था वहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आ गए। इसके अलावा जो 6 से 8 PRT 1 ये सब आपस में ही रिपीट बहुत हुए हैं। इसके अलावा GS पार्ट सेकंड में 40 प्रश्न पूछे जाते हैं 6 से 12 कैटेगरी में। ठीक है, अब उस कैटेगरी में हिस्ट्री आता है, जियोग्राफी आता है, साइंस आता है और मैथ आता है। हमने चारों को कराया है, चारों को प्लेलिस्ट आपके जो है PIQs प्लेलिस्ट में डाल रखा है। ठीक है, और जो उनको देखेगा उनका भला ज़्यादा होगा, और जो अभी भी सोच रहा होगा मैं ये पढ़ ले, आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए। ठीक है, अगर आपको कोई गुमराह कर रहा है कि आप ये पढ़ लीजिए, आप वो पढ़ लीजिए, आप केवल NCERT पढ़ लीजिए, आप केवल SCERT पढ़ लीजिए, आपका उससे भला नहीं होने वाला। भला आपका तब होगा कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए। कभी भी कोई एग्जाम निकालने का सबसे बड़ा जो हथियार होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस। ठीक है, और हमने आपके लिए फ्री कराया है। ठीक है, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं, कोई किताब उठा के देखने की जरूरत नहीं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, इसका विश्लेषण क्या होगा, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। मुश्किल से 10, 15, 20 सेकंड में हमने आपको बता दिया। क्लियर है, तो आप इस समझिए कि ध्यान से सुन लीजिए। BPSC TRE 2000 प्लस PIQs की जो प्लेलिस्ट है PRT की, वो आपके लिए संजीवनी है, रामबाण है। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया देखते हुए, तो आप जो है आधे से ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। जो आपके डाउट्स हैं, ठीक है, केवल NCERT से आपका नहीं निकलने वाला, मैं रिपीट कर रहा हूँ, केवल SCERT से नहीं निकलने वाला। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको रटे होने चाहिए, पते होने चाहिए, विद कॉन्सेप्ट्स, विद एक्सप्लेनेशन, और जब आप देखेंगे तभी होगा, PDF से नहीं होगा। बहुत लोग PDF डिमांड करते रहते हैं। ठीक है, इतना हम मतलब आपके लिए स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, पता नहीं 10 दिन पहले का वीडियोस पता नहीं किस कोने में पहुंच जाता है, हमें खुद नहीं पता चलता। आप फ्रीक्वेंसी देखते हैं 40-40 वीडियोस हो जाते हैं 10-10 दिन में, तो इस चीज़ को आप समझिए, आप ज़्यादा बेहतर फोकस करिए। बाकी जैसे जैसे संभव होगा हम PDF वगैरह ढूंढ ढाड़ के निकाल के आपको दे देंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे आप ध्यान, लेकिन आपको उससे ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला। लाभ आपको तभी हो सकता है, ठीक है, जब आप इनको एज ए टेस्ट सॉल्व कीजिए। उठाइए, ओपन करिए वीडियो प्लेलिस्ट से, ठीक है, वहाँ से देखिए। और सबसे ज़रूरी जो डेली PIQs अपलोड हो उनको जरूर देखिए। अगर पीछे से देख रहे हैं आप, ठीक है, अगर और वहाँ प्लेलिस्ट में सबसे नीचे जाएंगे तो आपको PRT के क्वेश्चंस कंप्लीट कराए गए हैं सारे। थोड़ा ऊपर आएंगे GS पार्ट सेकंड के कंप्लीट कराए हैं। थोड़ा और ऊपर आएंगे तो आपको TGT PGT के क्वेश्चंस 6 से 8 के क्वेश्चंस कराए गए हैं, ठीक है। अब इसे हमने 15 मार्च का एग्जाम्पल ले रहे हैं। 15 मार्च का आपको 6 से 8 साइंस का पेपर हमने कराया है। जिन भी साथियों ने उन साइंस के पेपर्स को देखा है वो बहुत खुश होंगे। खुश इसलिए होंगे कि वहाँ पे कई सारे प्रश्न आपके PRT लेवल के पूछे गए थे, ठीक है। तो PRT लेवल के प्रश्न पूछे गए, हो सकता है उन्हीं में से कोई प्रश्न रिपीट हो जाए तो आपको फ्री के नंबर मिल गए। और साथ में आप प्लेलिस्ट को ऐसे सॉल्व कीजिए कि जैसे आप टेस्ट दे रहे हो। आप 10 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए अपने आप को, प्रश्न पढ़िए, हम पढ़ ही देते हैं आपके लिए, प्रश्न पढ़िए हमारे साथ में, ठीक है। उसके बाद फिर 10 सेकंड के लिए होल्ड करिए, सोचिए इसका आंसर क्या होगा, फिर उसके बाद देखिए कि इसका आंसर है क्या, सर ने क्या बताया, और फिर उसके बाद देखिए कि आप जो गलती किए थे वो एक्सप्लेनेशन को समझिए, फिर आप सोचिए कि अच्छा आपने ये गलती की थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और बस अगर आप सीरियस हैं हमको लेकर, हम तो आपको लेकर बहुत सीरियस हैं, इसीलिए आपके लिए इतना सब कर रहे हैं, ठीक है। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि हमने ऐसे ऐसे प्रश्नों को आपके लिए करा दिया है जो कोई सोच भी नहीं सकता कि ये भी प्रश्न हमारे काम के थे। इससे पहले आपने जो भी तैयारी की होगी, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं होगा, बस इधर उधर की मार्केट टेस्ट सीरीज में अपने आपको जुझाए रहे, जिसकी वजह से आपको नुकसान हुआ। लेकिन अब नहीं, ठीक है, अब संभलने का वक्त है, ज़्यादा दिन बचे नहीं। तो ये क्लियर होगा आपको। 6 से 8 मतलब PRT का जो प्लेलिस्ट उसमें सारे हैं। और कोई ये ना कहे कि सब्जेक्ट वाइज अलग कर दीजिए, अलग कर दीजिए, अलग कर दीजिए, एक सीक्वेंस में है, ठीक है। सबसे नीचे से ऊपर जाइए, ऊपर से नीचे जाइए, जैसे मन वैसे जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर लीजिए। पेपर आपका आएगा तो वहाँ सारे प्रश्न एक साथ होंगे, सब्जेक्ट वाइज नहीं होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, सारे प्रश्न एक साथ होते हैं, तो इसलिए आप प्रश्नों को करिए, ठीक है, एज ए टेस्ट लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमने वहाँ पे BPSC एग्रीकल्चर का पेपर कराया है। 5 मार्च 1 से 4 मार्च के बीच में हुआ था। 5 मार्च को उसका क्वेश्चन पेपर अपलोड हुआ था, ठीक है। हमने उस प्रश्न पत्र को खुद सॉल्व करके गए थे, आपके लिए हमने कराया। जाके वहाँ पे देखिए कितने स्टैंडर्ड लेवल के प्रश्न आपसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस के पूछे गए हैं, है ना। तो जिन लोगों ने उन क्वेश्चंस को देखा है वो बहुत ही खुश है, ठीक है। खुश क्यों है? क्योंकि उस लेवल का मॉक टेस्ट कहीं मिल ही नहीं सकता, जो मॉक टेस्ट के रूप में हम आपको PIQs प्लेलिस्ट करा रहे हैं, ठीक है। और मेन चीज़ है कि आपको हम 50 मिनट में, 1 घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करा दे रहे हैं। जो टेस्ट सीरीज में आप मार्केट की जो आप अपने आप को बेवजह बर्बाद किए जा रहे हैं 4-4 घंटा, वो हम आपको 1 घंटे में एक्सप्लेनेशन तक बता दे रहे हैं। तो वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। दूसरा चीज़, जब आप PIQs को अच्छे से देख लेंगे तभी तो आप NCERT पढ़ेंगे, तभी तो आपके दिमाग में जाएगा कि हाँ, ये NCERT में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, सर ने बताया था NCERT से प्रश्न पूछा गया था। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है PIQs प्लेलिस्ट को ख़त्म कीजिए। NCERT के आपके नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में दिए गए हैं, ठीक है। फिर आप बोलेंगे सर बिहार स्पेशल कुछ बताइए, ठीक है। तो बिहार स्पेशल के हमने नोट्स बनाए हैं। आप वो नोट्स आपको मैसेज के फॉर्म में, जैसे आप टेक्स्ट मैसेज करते हैं तो मैसेज के फॉर्म में PRT ग्रुप में ऊपर तक चले जाइएगा। कोई हमसे पूछेगा नहीं कहाँ मिलेगा, एकदम ऊपर तक चले जाइए, सब आपको मिल जाएगा। वहाँ आपको जो है बिहार स्पेशल मिल जाएगा। और बिहार स्पेशल का हम एक मैराथन भी ले आएंगे, जितने भी आपको वहाँ टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है। तो परेशान होने वाली बात नहीं, एक बार उसको पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, ये हो गया। उसके बाद फिर जो है हमने मॉडर्न हिस्ट्री की 10 क्लासेस दी हैं। आपको क्लास नहीं करनी है, आप PDF पढ़िए, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री की PDF दी है, और एक बार आप कहीं से इधर उधर से पढ़ रहे थे छोड़ दीजिए, कहीं आने वाला नहीं है। PIQs से हो जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री के PDF से हो जाएगा, उसके इतर पर प्रश्न ही नहीं आने वाला, चांस ही नहीं बनता, ठीक है। ये हमारा कॉन्फिडेंस है, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। तो 10 PDF दी गई, आप उसको अच्छे से पढ़िए, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए। बाकी चीज़ों को हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से कवर करा दिया। फिर अब पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी को हमने जो है, ठीक है, पॉलिटी का हमने एक आपको PDF दिया है, 60-65 पेजेस का है। तो उस PDF को आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा हमने पॉलिटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहे हैं उससे आपका काम हो जाएगा, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। जैसे जिन्होंने कल का पेपर देखा होगा, कल बहुत अच्छे प्रश्न आए थे, ठीक है। और जो प्रश्न पूछे जाते हैं वही इधर उधर घुमा फिरा के आपको PRT में दे देगा। जो 6 से 8 में पूछा गया, जो पॉलिटिकल साइंस में पूछा गया, PGT में वही उठा के आपको दे देगा, ठीक है। तो इसलिए हम उसको क्वेश्चंस को करा दे रहे हैं। क्वेश्चंस को कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आएगा वो आप देखे रहेंगे तो आपका प्रश्न आसान हो जाएगा, सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये हो गया जियोग्राफी के लिए। आप ध्यान दीजिए, NCERT SCERT किसके लिए पढ़नी है? तो आप या तो NCERT पर या तो SCERT पर, दोनों पढ़ना नहीं है। या तो NCERT बेस्ट है, ठीक है, NCERT बेस्ट है। और केवल NCERT से नहीं निकलने वाला, मैं आप पीछे समझा चुका हूँ, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, NCERT में आपको जियोग्राफी और साइंस पढ़ना है, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने, आइए उसको देख लेते हैं। और यहाँ पे हम मैथ वाला आपको बताए थे शुरू में, तो मैथ्स और रीजनिंग की हमने 200 क्वेश्चंस आपको कराए हैं,
200 PIQs कराए। बहुत कम संख्या में उसको अभ्यर्थियों ने देखा है। एक ही कारण हो सकता है, या तो आप अनभिज्ञ हैं या तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में हैं, ठीक है, कि आप निकाल ले जाएंगे। प्रश्न ऐसे ऐसे आएंगे, दिमाग घूम जाएगा। और हमने यहाँ पे आपको दिखाया भी है कि क्वेश्चंस कैसे कैसे रिपीट हुए। जो 15 मार्च को पेपर आया था वहाँ पे 2 क्वेश्चन, एक TRE 1 से आया था और एक GS पार्ट सेकंड से जो है सिंपल इंटरेस्ट का प्रश्न पूछा गया, ठीक है, हूबहू। तो ये चीज़ आप समझिए। और PRT मैथ्स रीजनिंग की क्लास, PRT मैथ्स रीजनिंग की प्लेलिस्ट भी आपको इस वीडियो लिंक में दे दी जाएगी, ठीक है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं आगे चैप्टर्स की, ठीक है। तो आप जो है सिर्फ NCERT से साइंस और ज्योग्राफी पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना। बाकी इन्वायरमेंट अगर हम बात करें तो पर्यावरण में चैप्टर 14 जो पुराना बुक है हमने पढ़ा रखा है NCERT प्लेलिस्ट में, साइंस में जाके देख लीजिएगा। हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ऊर्जा के स्रोत, ठीक है, यहाँ से हमने क्वेश्चंस करा दिए हैं, पढ़ा भी दिया है। हिस्ट्री के नोट्स आपको बता ही दिए हैं टेलीग्राम पे। मैथ्स रीजनिंग की प्रैक्टिस डेली कराई जा रही है। फिर है पॉलिटी की PIQs, आपको जो है PIQs से काम हो जाएगा। नोट्स आपको दे दिए। करंट अफेयर्स का जो आपको जनवरी से मई तक आपको दे दिया गया। कहाँ दे दिया गया है, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया गया है, टेलीग्राम PRT ग्रुप में दे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जियोग्राफी का 7th 8th NCERT कर लीजिए, ठीक है। मन हो तो 9th 10th पढ़ लीजिए। हमने सारा जो है आपको दे दिया है। कहाँ पे, तो टेलीग्राम ग्रुप में जाइएगा, थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर जाइएगा, वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और आपको यहाँ पे कुछ चैप्टर्स हैं क्लास 10th का, जैसे रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण इंपॉर्टेंट है, अम्ल क्षार लवण इंपॉर्टेंट है, धातु अधातु ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्बन और इसके यौगिक में आपको बस कार्बन का अपरूप पढ़ लेना, जैसे हीरा होता है, ठीक है, ग्रेफाइट होता है, C60 यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये सब आपके अपरूप होते हैं, बस इतना ही ध्यान रखना और कुछ नहीं पढ़ना इसमें। 1 2 3 चैप्टर महत्वपूर्ण है। फिर नियंत्रण और समन्वय हमने PIQs कराए हैं। जीव जनन कैसे करते हैं महत्वपूर्ण है। अनुवांशिकता में कुछ नहीं, बस जेनेटिक्स पूछता है क्या, वो आपको सिंपल में भी पता है। प्रकाश प्रवर्तन अपवर्तन इंपॉर्टेंट है। मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके अलावा जो आपका ये चूँकि नया NCERT से है तो इसलिए आपका जो है और पर्यावरण के चैप्टर नहीं दिए गए, तो आप यूट्यूब से कर लीजिएगा प्लेलिस्ट से। और अगर दिक्कत होगी आपको तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमको ये प्लेलिस्ट दे दीजिए, हम आपको लिंक वहाँ पे दे देंगे, ठीक है। फिर है 7th NCERT में, तो यहाँ पे पहला चैप्टर पादपों में पोषण महत्वपूर्ण है, प्राणियों में पोषण महत्वपूर्ण है, रेशों से वस्त्र तक महत्वपूर्ण है। बस आपको बस कॉमन वहाँ पे आपको हाईलाइट मतलब मिल जाता है, कहीं टेबल बना होता है, कहीं कुछ बना होता है, वहाँ पे लिखी होती चीज़ें, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। उष्मा महत्वपूर्ण है। अम्ल क्षारक लवण महत्वपूर्ण है, जो आपको 10th में पढ़ाया गया, यहाँ से आपको बैकग्राउंड मिल जाएगा। फिर भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, नोट्स आपको सारे दे दिए गए हैं, ठीक है। तो चैप्टर 6 तक आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मृदा है, मृदा पढ़ लीजिएगा, मिट्टियों के बारे में दिया गया है। फिर उसके बाद चैप्टर 8 साइंस में आते हैं, तो फसल उत्पादन प्रबंधन महत्वपूर्ण है। सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु ये भी महत्वपूर्ण है। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक्स थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। धातु और अधातु जो आपका 10th क्लास में बताया गया, वहाँ यहाँ से इसका आपको बैकग्राउंड बन जाएगा। कोयला और पेट्रोलियम, तो आपको TRE 2 में एक प्रश्न पूछा गया था कि जो है धातु निष्कर्षण में कौन हेल्प करता है, तो आपका आंसर वहाँ पे था कोक, ठीक है। तो वो जो आंसर कोयला था, ठीक है। तो वहाँ पे जो आंसर था आपका, वो प्रश्न जो यहाँ से लिया गया था वो यहाँ से कोयला और पेट्रोलियम से लिया गया था, ठीक है। तो दहन और ज्वाला पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत। फिर यहाँ पे कोशिका महत्वपूर्ण है। जंतुओं में जनन महत्वपूर्ण है, जो आप 10th क्लास में पढ़ेंगे वहाँ आपका बैकग्राउंड बन जाएगा, ठीक है। अब भूगोल में हमने ऑलरेडी बात कर लिया, तो यहाँ पे बात कर लेते 7th NCERT बहुत महत्वपूर्ण है और 6 और 7th बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, 6 और 7th बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने 6 का भी आपको नोट्स दे दिया। हमारी पृथ्वी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी बदलती पृथ्वी बहुत महत्वपूर्ण है, वायु बहुत महत्वपूर्ण है, जल बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद उष्णकटिबंधीय उपोष्ण प्रदेश महत्वपूर्ण है। शीतोष्ण घास स्थल, ठीक है, आपको एक लिस्ट दे दी जाएगी कि शीतोष्ण घास स्थल कौन कौन से हैं। जैसे प्रेरीज है, जो है प्रेरीज है नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में या USA में। स्टेपीज है रसिया में, उसी प्रकार जो है वो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। रेगिस्तान आपको महत्वपूर्ण, वो आपको एक लिस्ट दे दी जाएगी, ठीक है। एक आपको मैराथन करा के जियोग्राफी का पूरा आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा। फिर है यहाँ पे क्लास 8 भूगोल NCERT। बाकी आप लोग घबराएं नहीं, ठीक है। घबराहट होना लाजमी होता है, जो पढ़ाई करता है, जो सीरियस होता है वो घबराता जरूर है, ठीक है, टेंशन जरूर होता है। जो नहीं पढ़ेगा उसको क्या ही टेंशन होगा। तो अगर आपको टेंशन हो रहा है तो नॉर्मल है, सबके साथ में होता है, हमारे साथ में भी होता है, सबके साथ में होता है, ठीक है। तो परेशान होने वाली बात नहीं, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्लास 8 NCERT आप जो है सेलेक्टिवली पढ़ लीजिएगा, आपको यूट्यूब पे पढ़ाया गया, क्लियर है। और 9th 10th का हमने क्वेश्चंस करा दिए हैं,
ठीक है। अगर आप पढ़ पाई तो ठीक है, नहीं पढ़ पाई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने क्वेश्चंस ऑलरेडी करा दिए हैं, नोट्स आपको दे दिए हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको जवाब जरूर देंगे। कोई प्लेलिस्ट, किसी भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको चाहिए, आप कमेंट कीजिए, हम आपको प्लेलिस्ट देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आप इसके अलावा कोई भी डाउट होगा आप यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको रिजॉल्व कर देंगे अगले वीडियो में, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको सफलता पानी है तो बीपीएससी टीआरई पीआरटी 2021 प्लेलिस्ट देखनी है, मैथ रीजनिंग की प्लेलिस्ट देखनी है, ठीक है। क्लासेस अगर आपको मैथ रीजनिंग चाहिए कमेंट कीजिए, अब के बाद समय नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। कमेंट जरूर करिए, और हमें सहयोग करने के लिए वीडियो को जो है ऐड वगैरह आता है थोड़ा बहुत, उसको झेल लीजिए और पूरा वीडियो देखा करिए, ठीक है। उसके इतर डाउनलोड वगैरह करके मत देखा करिए, नुकसान होता है हमारा, और बहुत मेहनत करते हैं हम आपके लिए, तो इस चीज़ को आप समझें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, तो आप हमारे लिए भी थोड़ा बहुत सहयोग करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताएं कि कैसे लगी क्लास आपको। नमस्कार साथियों।